हमारी आज की हेडिंग है, हेडिंग डाल लो सब फेयर में, सेंटर ऑफ मास, बड़ा कर लें इसको, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म। अभी हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हर जगह, यूनिफॉर्म सेमी यूनिफॉर्म मतलब हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमने अभी तक क्या किया है, एक रॉड एक वायर, बस अभी तक यही किया है हमने। अब सुनो, रॉड और वायर में क्या था कि इनकी जो इन्फाइनेटली स्मॉल स्लाइसेस होंगी, तो वो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है बस, जैसे तुम इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, इस तरीके से छोटी छोटी डीएक्स। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर में भी एक ही चॉइस है बस, इस तरह से चॉइस क्या कहते हैं एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पास जो ऑप्शन क्या कहते हैं क्वेश्चन है, वो है कुछ इस तरीके का। तो अब तुम्हारे पास चॉइसेस हैं क्या, फिलहाल मुझे तीन चॉइसेस समझ में आती हैं, तुम्हारे लेवल पे दो आती हैं। क्या, पहली तो है कुछ इस तरीके से, इसको, ये जो सर्कल है इसको बहुत सारी, ध्यान से सुनना, बहुत सारे इनफाइनाइटली कंसंट्रिक कंसंट्रिक वायर्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। कंसंट्रिक मतलब क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका सेंटर सेम है। फॉर एग्जांपल इस तरह के स्लाइसेस, मैंने सृष्टि का डायग्राम देखा, सृष्टि ने देखो डायग्राम कैसा बनाया, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो उसने बनाया ऐसे स्लाइसेस करी है उसने, ये नई चीज़ देखी मैंने। तो अगर आप सर्कल्स में बांट रहे हैं छोटे छोटे, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनना चाहिए ना। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइटली ये इन सब में भर दो तुम यहाँ पर, ये छोटी 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 पतली पतली पतली। ठीक है, इस तरह की स्लाइसेस भैया बन वो जाएंगी। ऐसे छोटे से बनाई थी, बट फिर एक चूज करनी थी ना केवल, तो वो उसे एक ले चूज करनी लिया। थी तो वो कुछ इस तरीके से होगी ना, एक एक चॉइस। तुमने क्या लिया है, इसको ज्वाइन कर दिया है, ये कोई सर्कल थोड़ी नहीं है। ठीक है, जैन ने क्या किया है, जैन ने क्या किया है, इसको छोटे छोटे सेक्टर्स में तोड़ा है, सेक्टर्स इस तरीके के। अभी मोटे दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन इन्फाइनेटली छोटे हैं, पतले पतले। अब सुनो मेरी बात, तो जैन ने तो क्वेश्चन किया, सबसे पहले तो कैलकुलेशन में गलती है थोड़ी बहुत। दूसरी चीज, अप्रोच सही लगाई है, लेकिन एक दिक्कत है उसमें। क्या, उसने मान लिया है कि इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा बिल्कुल, जितना मुझे समझ में आया। देखो बात ऐसी है, अगर तुम्हें ये वाली अप्रोच लगानी है, ये वाली सेक्टर्स वाली, तो तुम्हें सेक्टर का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी भी थीटा एंगल के सेक्टर का सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ होगा। ऐसा क्यों पता होना चाहिए, अगर तुम्हें थीटा का पता है तो तुम उसकी जगह डी थीटा का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, और उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 180 तक, तो किसका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, एक सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक सेक्टर का सेंटर ऑफ मास नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोच सही तो है, सही तो है ही, लेकिन तुम इससे सॉल्व नहीं कर सकते, ये दिक्कत है बस, क्योंकि तुम्हें एक सेक्टर का सेंटर ऑफ मास नहीं पता जिससे कि तुम उसको इंटीग्रेट करता हो। अब देखो ऊपर वाले में क्या फायदा है, तो ऊपर वाले में क्या फायदा है, जब हम इसको इन पतली बहुत पतली पतली वायर्स में तोड़ेंगे, तो देखो एक्स यू एम का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/m इंटीग्रल एक्स डी एम। ठीक है, देखो डीएम तो हम निकाल लेंगे इस थिन वायर का मास कैसे ना कैसे करके। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है, इस डीएम जो जनरल एलिमेंट लिया है हमने कोई भी इनफाइनेटली छोटा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। मेरी बात सुनो जरा, अब एक थिन वायर का कहते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो क्या करेंगे, हम इसके सेंटर ऑफ मास का बोलेंगे। हमने जो सी पार्ट था उसमें एक थिन वायर का सेंटर ऑफ मास निकालना हमें पता है वो कहाँ पर आएगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा कहीं। ठीक है, तो तो हम क्या करेंगे, थिन वायर का हमें मालूम पड़ गया सेंटर ऑफ मास, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे पर 0 से लेके 8 तक। कोई कंफ्यूज हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो बस मैं तुम्हें इतना कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने इन्फाइनेटली एलिमेंट लिया है उसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे उसके सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिया है उस, अरे मिट गया, उसका हमें सेंटर ऑफ मास नहीं पता, तो हम आगे प्रूव
प्रोसीड नहीं कर सकते। अप्रोच सही है, लेकिन अप्रोच सही है, लेकिन आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, हमें और फॉर्मूलेस की समझ जरूरत है। गया। ठीक है ना? चलो। हम्म, ऊपर वाले ही आसान है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा नीचे वाला गलत है, कठिन है थोड़ा सा बस। चलिए। हाँ मैं ये कह रहा था, ऊपर ऊपर कल वाले डायग्राम में आ जाओ। अच्छा, कल वाला, एक मिनट। हाँ, कौन सा वाला? हेडिंग बोलो तुम मुझे। वही वायर वाला ही, वायर वाली, वायर वायर वाला। वायर, सेंटर मार्क, हाँ आ गए। हम्म, हाँ ये रुको, इस सेकंड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं हम थीटा, बिल्कुल मतलब डीएस का ये सेकंड बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। क्वाड्रेंट में। फिर अब कैसे देखो, टर्म होगा, सुनो सुनो, फिर ये, कैसे चीज बदलेगा। अरे फिर जो क्या कहते हैं वो आएंगी, क्या कहते हैं लिमिट्स, वो आएंगी पाई से जीरो। जो थीटा है वो तो वेरिएबल है, वो एक एलिमेंट की पोजीशन बता रहा है बस थीटा, कि ये जो डीएफ एलिमेंट है वो थीटा एंगल पर है। जब हम थीटा को जीरो से पाई इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। नहीं फिर इसकी क्या? पाई से इसकी जीरो। डिस्टेंस ओरिजिन से जीरो हो जाएगी नेगेटिव में। बिल्कुल सही, नेगेटिव होगी। बिल्कुल सही, यही बिल्कुल सही है, लेकिन जब तुम इंटीग्रेट करोगे पाई से जीरो, तो इंटीग्रेट करने पे नेगेटिव बाहर निकल के आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव आएगा तुम्हारा आंसर। करके देख लो वरना। कहने का मतलब है, देखो। कहने का मतलब ये है, मैं अपने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब तो तुम्हें पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हम्म, हूँ जल्दी जल्दी। अरे यार, एक मिनट। हाँ, ये हटा देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहते? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है। जब अगर तुमने थीटा उस साइड लिया, जनरल एलिमेंट जो लिया उस साइड लिया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? माइनस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक बात मैं इतना बता रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, आना आएगा, सॉरी, इस एक्स में तो जीरो ही आएगा, एक्स में तो जीरो ही आएगा, और जो वाई है वो पॉजिटिव है ही। जब तुम, हम जब सेंटर मार्क निकाला हमने एक वायर का, तो एक्स में क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। तो जब तुम जीरो से पाई इंटीग्रेट करो, पाई से जीरो इंटीग्रेट करो, कटना सब है ही, करके देख लेना वरना। और वाई अपना पॉजिटिव है ही, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तुम लेफ्ट से लो राइट से लो, तुम कैसे भी लो, आंसर वही आना जो आना है, बस तुम्हारी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए बस। चलिए। मेरे कीबोर्ड खराब हो चुका है क्या? नया लेना पड़ेगा। चलिए। डेरिवेशन शुरू करते हैं। एक्स यू एम, पहले एक्स निकालते हैं, 1/m एक्स डी एम। ठीक है, हैशटैग। अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम सारी चीज़ों को आर के रेस्पेक्ट में, अच्छा डायग्राम तो बनाए नहीं, आए है, मेरी बुद्धि हो गई बेस्ट। हाँ, तो इसको मानते हैं अपना वाई, इसको मानते हैं अपना एक्स। हमारा एक्स और वाई सेम लग रहा है, वाई, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 60। ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा जल्दी से। ये वाला भैया, हाँ, R, 0। सही है, ये कोऑर्डिनेट होगा अपना r, 0। और हमने इस एलिमेंट का डिस्टेंस लिया है, मान लो ओरिजिन से r। ठीक है, चलिए। अब हम डेरिवेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इज इजियर, इंटीग्रेशन इज इजियर, इज इजियर इफ वी कन्वर्ट, इफ वी कन्वर्ट। सुनो, तुम्हें ये ना लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, जब तुम्हें नोट्स लिखवा रहा हूँ तो मैं मार्क्स लिखवाने के लिए, बस सिर्फ मार्क्स के लिए निकाल पढ़ा रहा तुम्हें। तो तुम्हें जब तुम नोट्स को रीड करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें आज के रेस्पेक्ट में क्यों करी हुई इंटीग्रेट। इंटीग्रेट
कन्वर्ट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। मेरे हिसाब से जो शादियों की टाइमिंग हुई है और ये जो हमारा चैप्टर की डिफिकल्टी हुई है ये बहुत गलत है बैठी है फिट। सब शादी में व्यस्त हैं। शादी तो सही है भैया, क्या शादी तो एकदम सही जगह पे बैठी है। इसमें अच्छा क्या है भाई? अब इन तो इतना सारा लॉस हो रहा है। अब भले ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या ये 2 घंटे की वीडियो नहीं देख रहे होंगे हर रोज, तो एफिशिएंसी तो कम हो जाएगी ना। और उनको और सब्जेक्ट्स का भी क्या कहते हैं वो करना होगा। खैर मुझे क्या करना, रिकॉर्ड मेरा काम रिकॉर्ड करना, मैं कर रहा हूँ। देखो जरा, काम नहीं है कर रहा हूँ बस मैं। देखो मान लेते हैं इस पूरे का एरिया है ए है, ए एरिया का जो मास है वो एम है, तो पर यूनिट एरिया मास कितना होगा एम अपॉन ए। ठीक है, हमने पहले एम अपॉन एल को एक नई क्वांटिटी बना दी थी लैम्डा, नाम दिया था लीनियर मास डेंसिटी। तो अब एक नई क्वांटिटी का वो करना है हमें, इसको मैं नाम देता हूँ एरिया है, तो एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी आपने दिया है कि यही नाम? यही नाम है। ठीक है, इसको कुछ लोग एरिया मास डेंसिटी बोलते हैं लेकिन तुम समझ जाओगे एरिया एरियल मास डेंसिटी। ठीक है, मेन है इसका सिंबल सिग्मा। ठीक है चलो, तो देखो पहले क्या था जो ये क्या है भैया? ये है जो तुम्हें दिख रहा है वही है, परफेक्टली ऐसे ही बनता है। देखो ये है लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी, फॉर्मूला क्या था एम अपॉन एल। ठीक है, ये है सिग्मा, इसका फॉर्मूला क्या है मास पर यूनिट एरिया एम अपॉन ए। एक आएगा रो, ये क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, आज ही पढ़ाऊंगा एम अपॉन वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो लैम्डा सिग्मा रो। और मैं बता दूं तुम्हें एक चीज, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने एम अपॉन वी, ये तुम्हें पता है, तुम पढ़ चुके हो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो तुम जो डेंसिटी पढ़ते हो वो किसकी पढ़ते हो वॉल्यूमेट्रिक। क्यों? क्योंकि लाइफ में सारी चीजें वॉल्यूम में होती हैं, हम देख 3D वर्ड में रह रहे हैं। तो आपने या तो उसको सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी के नाम से पढ़ा होगा, कहने का मतलब ये है मेरा, लेकिन असलियत में हम क्या पढ़ रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और सिंबल भी ये यूज किया होगा रो। ठीक है, जब आएगा तब पढ़ाएंगे, लिखवा भी देंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एरियल मास डेंसिटी। ठीक है, तो एक पैटर्न देखो जरा, पहले हम लैम्डा पे आते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन का वो लेते हैं एनालॉगी। पहले लीनियर मास डेंसिटी कितनी थी लैम्डा, तो अब हमें मान लो 2 यूनिट मास का 2 यूनिट लेंथ का मास चाहिए, तो हम क्या करते थे 2 का इंटू कर देते थे, बहुत सिंपल। ठीक है, अब मान लो हमें 3 का चाहिए 3 मीटर लेंथ का, तो हम क्या करते हैं लैम्डा इंटू 3। मान लो हमें dx लेंथ का मास चाहिए तो वो क्या आएगा लैम्डा इंटू dx। तो ओवरऑल dm का फॉर्मूला क्या बन गया था लैम्डा dx। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर एरियल मास डेंसिटी कितनी है, किससे डिपेंड किया सिग्मा। तो मान लो अब मुझे 2 मीटर 2 यूनिट स्क्वायर का वो चाहिए मास, तो मैं क्या करूंगा लैम्डा इंटू 2। अब मान लो मुझे चाहिए डी ए एरिया का मास, तो क्या होगा डी एम इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ इसी के नीचे लिखते हैं, डी एम इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। पर यूनिट एरिया कितना का कहते हैं मास है सिग्मा, तो डी ए का कितना होगा सिग्मा इंटू डी ए। बिल्कुल सेम जब मैं वॉल्यूम में आऊंगा तो यहाँ क्या होगा रो डी वी। ये 3 ऐसी चीज है जिस पे ये है तो बेसिक, लेकिन अगर तुम्हें लर्न हो जाए तो बहुत सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। कि अगर मैं अगर एक लेंथ की बात कर रहा हूँ तो डी एम इजिकल टू लेमडा डी एक्स, डीएम की बात कर एरिया में बात कर रहा हूँ तो डीएम इजिकल टू सिग्मा डी ए। अगर तुम इसको याद कर सको तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ए का कितना, ए एरिया का मास एम है तो 1 का कितना होगा एम अपॉन ए, डी ए का कितना होगा ये होगा एम अपॉन ए इंटू डी ए। ऐसे करना चाहो तो ये भी सही है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा, बस इससे तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए और सुनो
हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सेमी सर्कुलर डिस्क का, वो यूनिफॉर्म है, यानी कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि हमारे केस में जो सिग्मा है वो कांस्टेंट है। एक फन फैक्ट, हम नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा का क्वेश्चन नहीं करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा का मतलब, मान लो डिस्क है, तो मान लो यहाँ से ज़्यादा भारी है इस साइड से, और फिर हल्की होती जा रही है इस तरह से, मतलब वो दे देगा तुम्हें कि कहाँ पर कैसी है, फंक्शन दे देगा। खैर, तो ये हो गई बेसिक चीज़ें, लिखवा देते हैं वाली चीज़ें, याद कर लो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डी एम इजिकल टू सिग्मा डी ए। अब देखो, अभी मैं पढ़ा रहे तो एक बात और करता हूँ कि मैंने तुमसे एक चीज़ बोली है हमेशा कि भाई फॉर्मूले याद मत करो, फॉर्मूले याद ना करें। लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फॉर्मूले याद करो, तो मैं कौन हूँ, हिपोक्रेट हूँ या फिर कौन हूँ? तो देखो, बात ऐसी है, बात ऐसी है कि अगर तुमसे कहा जा रहा है कि फॉर्मूले याद ना करें, और तुम इस चीज़ को फॉलो करके एफ इजिकल टू एम ए भी याद ना रखो, और जब भी एफ इजिकल टू एम ए का यूज़ हो तुम उसको डिराइव करो इससे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो न्यूटन का लॉ है। तो ठीक तो है कि कोई बात नहीं, तुम कंसेप्चुअली काम कर रहे हो, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो कहने का मतलब ये है, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक और फ्रिक्वेंट, बेसिक भी और फ्रिक्वेंट भी, वो हम प्रेफर करते हैं कि हम याद कर लें। वो सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन के कुछ फालतू बच्चों के पास जाएं, सारे नहीं, कुछ हजार में एक दो, वो एक्चुअली में ये वाले फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो इस तरह की स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी वो हमने ड्राइव किया था कि नीचे m1g ऊपर t, ये एक्सलेशन से ऊपर जा रही है मान लो ये, तो फिर हमने इक्वेशन बनाई थी, टेंशन का फॉर्मूला निकाला था। तो कुछ लोग उसको याद कर लेते हैं, तो ये फालतू चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है ये जो डीएम वाली चीज़ है ये याद कर लो, बेहतर रहेगा, बेसिक है और फ्रिक्वेंट भी है। चलिए, भाषण। भैया, हाँ बोलो। भैया आप तो एक तो दो जगह आप देख रहे हो, फिर आपका दोनों जगह तो माइक ऑफ आ रहा है, फिर आपकी आवाज कैसे आ रही है हमें? दोनों जगह? हाँ देखो, एक जगह ऑफ आ रहा है और एक जगह साउंड का ऑप्शन है तो वो भी कट है, तो फिर आवाज कैसे आ रही है? देखो मेरे में तो तुम्हें दिख रहा होगा, क्या कहते हैं, अच्छा स्क्रीन शेयर पर है कि माइक ऑन है, अरे पता नेट नहीं। प्रॉब्लम है, और पता नहीं, हम अपना आपका उस पर काम माइक करते ऑन हैं। है। देखो जरा, अरे पार्टिसिपेंट्स तो खोलो। अरे एक जो स्क्रीन शेयर कर रहा है वो पार्टिसिपेंट है अलग, और एक हम्म, जिससे कनेक्टेड है वो अलग है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर वाले से शायद आवाज आ रही होगी। हमें क्या करना, तुम हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, बात खत्म। हाँ हम टेक्निकलिटी में क्यों खोल जाएं, तो रही थी। ठीक है। तो देखो जरा, ये तो समझ में आ गया होगा, सिग्मा डी है। चलो, हम्म, अब अभी भी दिक्कत है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें सारी चीज़ों को किस में लाना है, आर में। तो ना सिग्मा आर के रेस्पेक्ट में ना डी ए, तो एक एक करके करते हैं। पहले डी ए को लाते हैं। देखो जरा, डी ए क्या है? डी ए एक इनफाइनाइटली छोटी पतली स्ट्रिप का एरिया है। देखो इस क्वेश्चन को कराने में मुझे बहुत टाइम लगता है हमेशा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। देखो, इनफाइनाइटली पतली स्ट्रिप का क्या कहते हैं, एरिया है, और इसकी मोटाई कितनी है, शायद मैंने डायग्राम में दिखाई नहीं है, डायग्राम मैंने दिखाई, इसकी जो मोटाई है वो है डी आर, डी आर। ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, डी आर एस की, वैसे तुम्हें पता है इनफाइनाइट छोटा तो डी आएगा, ठीक है। तो देखो, तुम इस स्ट्रिप को ओपन करो, इसको इसको ऐसे खींचो और इसको ऐसे खींचो, तो ये रेक्टेंगल भैया, में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो इसकी वो ये थिकनेस, अगर हम इसे डी एक्स ले लेते फिर? बात यह है कि एक्स हमेशा आता है जब प्योरली प्योरली एक्स कोऑर्डिनेट में काम चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्योरली एक्स कोऑर्डिनेट में काम नहीं चल रहा है, यहाँ आर के रेस्पेक्ट में बात काम चल रही है, इस वजह से हमने आर लिया है। ठीक है, मतलब ये तो अपनी मर्जी से एक्स लेते एक हैं हम। वेरिएबल है, बस हम एक्स के नाम पे पहचान जाते हैं कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट में काम चल रहा है, अच्छी बात है। तो ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा, हम्म, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो है इस वायर का सेमी सरकमफ्रेंस,
यानी कि 2πr/2 यानी कि πr। ठीक है, और यहाँ पर जो रेक्टेंगल की थिकनेस है वो है dr। तो dA की वैल्यू क्या आई? πr/dr, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ओपन इट। अब देखो, एक मैं पहले में लिख दूं यहाँ पर dr। ठीक है, और इसका जो वो है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से वो r। ठीक है, तो ये आ गया। और सिग्मा क्या आएगा? मास पर यूनिट एरिया। इस पूरे का एरिया कितना है इस पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क का? πr²/2। तो देखो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? मास पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है? πr²/2। डी की वैल्यू क्या आई हमारी? πr/dr। यहाँ पर लिख लो डी इज इक्वल टू πr/dr। पहले यहाँ तक लिखो, इसके बाद बात करता हूँ मैं अगली चीज़ की। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं उसको। पाई से पाई काट देते हैं और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m/, ये m हो गया, 2 हो गया, 2m/r²। r हो गया, और एक r बचा स्मॉल, एक dr। तुमने एक चीज़ देखी, ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो मैं सर्कल कर लेता हूँ। मैंने कौन कौन सा नीचे लिख दिया है अगले इज इक्वल टू में। तुम ये चीज़ यूज़ करो जिससे कि वेरिएबल छूटे ना। यहाँ तक लिखो, एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है मुझे भयानक। लिख लिया मैंने। जैन लिख लिया? लिख लिया भैया। अब मेरी एक बात सुनो कि ये जो मैंने तरीका बताया कि स्ट्रिप को ओपन कर दिया और ये रेक्टेंगल बन गया, तो इसका आ गया, इसका जो लेंथ है वो है सेमी सर्कमफ्रेंस πr, उसकी मोटाई वो है वो dr। ये वो तरीका है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। डी ए की वैल्यू निकालने के लिए जो मैंने तरीका बताया इजी है। ठीक है, एक ये तरीका है जो तुम्हें हर किसी से सुनने के लिए मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तुम किसी वीडियो में देखो, किसी टीचर से पढ़ो। ठीक है, तीसरी चीज इसमें एक दिक्कत है, क्या? ये फ्यूचर में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो जरा। मान लो ये एक स्ट्रिप है, लेकिन इनफाइनेटली पतली स्ट्रिप नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखो जरा। तो अब तुम क्या कहोगे ऊपर वाली चीज बोल के कि भाई इसको खोल दो और उसका एरिया निकाल दो रेक्टेंगल वाली उससे। तो देखो ये जो खुलेगा एक रेक्टेंगल में नहीं खुलेगा, ये खुलेगा एक, बोलो कोई, किसी को इमेजिन कर पा रहा हो किस में खुलेगा ये? तुम इसको ऐसे खींचो, उसको ऐसे खींचो, तो ये किस शेप में खुलेगा ये? सिलेंडर सा नहीं है? किस में? सिलेंडर टाइप। अरे सिलेंडर कहाँ से आ गया? इसको ओपन कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, जैसे तो इसको वो ओपन तो किया। रेक्टेंगल सा ही हो गया ये। नहीं, अच्छा मैं ये चलो एक वो मैं देता हूँ। ये जो, वही ऊपर वाली ज्यादा, नीचे वाली कम है, हाँ तो तो उसको क्या, रेक्टेंगल उस जैसा शेप हो को क्या जाएगा। बोलते हैं? उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम। तो बात आती है कि जब एक स्ट्रिप खुलती है तो वो ट्रेपेजियम में बनती है, तो आपने यहाँ पर रेक्टेंगल कैसे लगा दिया? ये भी तो एक इनफाइनेटली पतला ट्रेपेजियम बनना चाहिए था। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे? पहले तुम ये बताओ, तो ये बताओ कि तुम टॉपिक समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, एक एरर है कुछ। हाँ, बात ये है कि जब हम इनफाइनेटली पतली स्ट्रिप की बात कर रहे होते हैं तो ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि एरर 0 हो जाएगा इस केस में। और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखो जरा, अगर तुम इस चीज को यहीं तक रखो जितना मैंने बताया है, अपने जो मैंने अभी ये वाली चीज बताई उसमें कंफ्यूज ना करो, तो मैं प्रूफ भी दिखा दूँ। देखो तुम्हारे बाद में काम आएगा, काम बेकार नहीं जाएगा। देखो जरा, मुझे बताना है, मैंने डिसाइड कर रखा था कि बताना है मुझे। तो मैं कुछ भी उतारना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन की तरफ घूर के देखना है क्या चल रहा है। बाद में भूल गए तो। भूलना, अरे कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, इसमें आगे कंफ्यूजन ना हो कि दुनिया में जितनी अब तुम्हें स्ट्रिप दिखें तुम उसको खोल के रेक्टेंगल डिक्लेयर कर दो। ठीक है, देखो जरा, ये एक अपना वही डिस्क है।
ठीक है। और सही ये डिस्टेंस थी। भैया मैंने तो जब इसे खोल के इमेजिन किया था तो मुझे तो रेक्टेंगल ही लगा था, ट्रेपेजियम तो लगा ही नहीं। देखो सुनो, अरे तो यार तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। नहीं तो फिर यार तभी बताया करो, मैं सारे डायग्राम तो डाल दिए। देखो बस मेरे मुंह पे ही ठोक पीट चल रही है, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही होगी तुम्हें शायद। यार अब सुनो, आ ट्रिप रही है। हाँ, दुनिया के सारे घर, सारी रोड, सारी शादियां तभी बनती हैं होती जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। देखो जरा, अब देखो सृष्टि कह रही है मुझे तो रेक्टेंगल इमेजिन हो रहा है। देखो रेक्टेंगल तब बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है जब ये जो लेंथ हो और ये वाली जो लेंथ हो वो इक्वल हो। हेलो 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 सृष्टि, आगे बोलो बोलो हाँ सुनिए। भैया। ऐसा करते हैं, सुनो मैं ऐसा करता हूँ हर चीज नहीं को। मेरे को समझ में आया, हाँ ये इतना इक्वल नहीं है तो कैसे बनेगा, मैं सुनो सुनो, पागल। एक और बढ़िया तरीका है मेरे पास। मैं इस चीज को चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ए बी, ये जो साइड है वो है ए, ये जो, अरे यार क्या दिक्कत, ये वाली जो साइड है वो है ए, ये है बी, जो बाहर वाला सरकमफ्रेंस है वो है सी, और जो अंदर वाला है डी। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, जो छोटा वाला है वो बनेगा डी, जो बड़ा वाला बनेगा सी। तुम क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कुछ इस तरीके से, नीचे वाला बनेगा डी। वो मुझे ऊपर वाली चाहिए तो मैं पागल। ठीक है, ये ऐसा कब बनेगा? जब डी और सी साइड इक्वल होती, जो कि है ना। हम्म हम्म। चलो ये बात तो समझ में आ गई, मतलब कि तुम कन्विंस हो कि बनना ट्रेपेजियम है। हाँ ठीक है। चलो अब अपने काम की बात पे आ जाए। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन कराने में पूरा टाइम लग जाएगा, एक घंटा डिटेल में कराने में। और इसी वजह से तुम्हें होमवर्क भी थोड़ा भारी मिलेगा आज। देखो जरा, एक पतली सी, हेमिस्फेयर का। हाँ हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर कौन, देखो जरा एक पतली सी स्ट्रिप काटते हैं। ठीक है, देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है मान लो r। ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो हमने क्या मानी है, dr। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, dr। ठीक है, ना आए तुरंत माइक ऑन करें समझ में और तुरंत बता दें, मुझे बाद में ना कहें कि वो वाला डायग्राम फिर से बना दूं, गलत है ये तरीका। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना, यानी कि डी है। ठीक है, तो देखो अगर मुझे इस तरह की एक स्ट्रिप का एरिया निकालना है, ये वाली स्ट्रिप का एरिया, तो मैं क्या करूंगा, बाहर जो सर्कल बना हुआ है उसका एरिया माइनस कर दूंगा अंदर वाले सर्कल से, तो मेरे पास स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया आ गया। बाहर का जो सर्कल है उसका एरिया माइनस अंदर वाले से, तो मेरे पास स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो देखो जरा मैं कैसे निकालता हूँ। बाहर वाले का जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, आर प्लस डी आर, कैपिटल आर। आर प्लस डी आर, चार। यानी कि पाई पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर, लेकिन सर्कल आधा है बस। ठीक है, माइनस, अब किसका एरिया माइनस होगा, अंदर वाले सर्कल का, यानी कि ये वाले सर्कल का। तो माइनस करते हैं, ये कितना होगा, इसका रेडियस सिर्फ आर ही है लेकिन ये आधा है, ये क्या निकल के आया है, डी है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ऐसा करो पाई और 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, आर डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, जो ये लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आप इस भयानक सी चीज़ को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस आप यहाँ तक ध्यान रखें, ये जो बताया था स्ट्रिप को खोल दिया और वो पतले रेक्टेंगल बन गई, और उसके बाद स्किप कर दें वीडियो। ठीक है, चलो खोलते हैं इसको। तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r डी आर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, पाई बाई 2 डी आर स्क्वायर प्लस
2r dr। अब सुनो, dr क्या है, बहुत ही इनफाइनेटली छोटी चीज। अब वहां पर स्क्वायर और आ गया। dr जो है, d क्यों लगाया जाता है, यानी कि वो चीज जीरो को टेंड कर रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो d, किसी भी चीज की जब d आता है, उसकी जो हाइयर पावर्स होती है 1 से ज्यादा, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर dr आ रहा है, तो देखो जरा, जब इसको हम इग्नोर करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 2r dr। 2 से 2 गया और क्या बचा, dA इज इक्वल टू पाई आर dr, जो कि वही है जो हमने पहले निकाला था। तो बात ये आती है, इतनी भयानक अप्रोच क्यों लगाए हम। तो बात ये है कि स्टूडेंट्स को समझाने में आसानी रहती है कि भाई हमने स्ट्रिप खोल दी और रेक्टेंगल बन गई वो, ठीक है। लेकिन ये गलत नहीं है, सुनो सुनो, ये गलत नहीं है। बस बात इतनी सी है कि बनेगा तो यहाँ पर ट्रेपेजियम ही, लेकिन क्योंकि स्ट्रिप बहुत ज्यादा पतली है, तो जो एरर होगा वो इनफाइनेटली छोटा होगा, यानी कि वो लगभग जीरो ही होगा। तो हम ये ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है भैया। भैया ये एक्स्ट्रा में डाल के नोट करें या फिर नहीं? देखो तुम्हारी क्यूरियोसिटी के ऊपर है। तुम तुम ऐसा डाल लो ऊपर, ऑल्टरनेटिवली या फिर मोर एक्यूरेट, स्लैश लगा के एक्यूरेटली, ये हेडिंग होनी चाहिए। जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतनी हेडिंग होनी चाहिए, इग्नोर मत करना। और साथ में ब्रैकेट में भी, ब्रैकेट में ये डोंट यूज दिस इन, क्या लिखना चाहिए, इन स्कूल, ठीक है। ये हेडिंग डाल के आप ये लिखिए। आप एससी में भी खोल के देखेंगे तो उसमें भी यही अप्रोच दे रखी है कि स्ट्रिप को ओपन करके आप रेक्टेंगल कर बन जाएगा, ये सब चीजें। और मेरे अकॉर्डिंग भी वही अप्रोच ज़्यादा बेहतर है बिगिनियर्स को पढ़ाने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग यही सही है, ऊपर वाली अप्रोच। जल्दी लिखो अभी और मुझे बताओ कितना हो गया। तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है, 33 मिनट्स। टाइम की तरफ मत देखो, 10-20 हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग चालू हुए सिर्फ 33 मिनट्स हुए हैं। हो गया ही भैया। अरे ध्यान रखना, ये जो चीज़ है, ये जो मैंने बताई है तुम्हें, ये लौट के फिर से वापस आने वाली है। मतलब? ये लौट के फिर से वापस आने मतलब ये है कि जब एक आप कोन का एक पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो तुम्हारे पास जो निकल के आता है वो एक इस तरह की शेप निकल के आती है, ये वाली। इसको मैं अलग से बनाऊं तो ऐसे बनेगी। इसका एक नाम होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम होता है, हाँ भैया, हाँ फ्रस्टम होता है, हाँ। हाँ, फ्रस्टम होता है कोन का पार्ट। हम्म। लेकिन 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 जब मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें खुद यूज करना है, होमवर्क में दूंगा मैं। जब आप इसकी स्लाइसेस काटेंगे तो कैसे काटेंगे, इनफाइनाइटली पतली पतली, उसमें इस तरह की, उसमें ये इतनी पतली। तो कायदे से जब मैं इसका पार्ट लूंगा तो एक फ्रस्टम निकल के आना चाहिए, इनफाइनाइटली पतला। लेकिन है भले ये फ्रस्टम, लेकिन हम यूज करेंगे सिलेंडर का फॉर्मूला। मेरा पॉइंट समझ में आया। अगर तुम इसका वॉल्यूम निकालना है तो आप सिलेंडर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब एक केस इनफाइनाइटली छोटा हो जाएगा, जब मैं इसमें से कोन में से इनफाइनाइटली पतली स्लाइस
स्लाइस काटूंगा डीवी, हम्म। तो मैं निकालने के लिए सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि एरर होगा ही नहीं उसमें। फ्रस्टम और ठीक। सिलेंडर जब आप इन्फाइनेटली छोटे करें दोनों एक बराबर ही है इन्फाइनेटली छोटे केस में, ठीक है। तो आप इस अप्रोच को याद रखें, ठीक है। चलिए, इसी तरह 5 लाइन लिखवाने में मुझे आधा घंटा लग गया। आगे बढ़ो। तो हमने अभी तक क्या निकाल लिया, डीएम निकाल लिया, आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। हमारा एक्स और रह गया अभी। तो देखो एक्स कैसे निकालेंगे, मैं ज़रा सेट कर दूं सब। हाँ देखो, हमारे पास जो स्लाइस है, ये जो पतली स्लाइस है, अब बात आती है, मैं चलो पूरा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये इन्फाइनिटी पतली स्लाइस है ये वाली, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स यू एम में जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स डी एम, डी एम तो हमने निकाल लिया। यहाँ पर एक्स क्या है, इस इन्फाइनेटली पतली स्लाइस का एक्स कोऑर्डिनेट। अब बात आती है, तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, तो इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लें, इसका लें, इसका लें, इसका लें, किसका लें, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे लेते हैं हम, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो पॉइंट इज, इनफाइनेटली पतले वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, हमने पहले डेरिवेशन कर रखा है। हेलो, हमने पहले डेरिवेशन कर रखा है, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है इनफाइनिटी पतले वायर का, हाँ, जीरो जीरो। 0 आता है। तो आप यहाँ हम्म। पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा, जीरो। ठीक है। तो बात आती है, हमने इतना डीएम निकालने में दिक्कत क्यों करी, वो वाई में काम आ जाएगा ना। वही। हाँ। और मेरी भाई एक बात सुनो, तो मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था ये वाली चीज, किसका के। जीरो, किसका जीरो होने हाँ, वाला है। पता ही था इसलिए तो किया हाँ, नहीं था। कि कैसे, पता था। हाँ, कि अगर तुम इसको बैलेंस करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट रखना पड़ेगा। तो अरे यार, हम्म। हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी फिंगर टिप रखनी पड़ेगी इस लाइन पर कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, सुनो, जो मैं पहले यूज करता था, मैं पहले जैसे लोग करते हैं, पहले न्यूमेरिकल करते हैं फिर इसको इमेजिन करते हैं, मैं पहले ही क्वेश्चन को इमेजिन कर लेता था और मुझे लगभग आंसर पता होता था कि क्या आने वाला है। तो जैसे कि मुझे पहले से ही पता है सेंटर ऑफ मास 0 आना है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन की दिक्कत हो रही है और सब कट पिट के 0 नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता था, एक और स्टेप लिया, एक और स्टेप लिया, उसमें सब इधर से उधर काट दिए इस तरीके से, इजिकल टू 0। मुझे पता है ना सही आंसर क्या है, आ गया ना सही। टीचर क्या देखता है बस कि भाई ये सही फॉर्मूला सही लगाया है, और सब कुछ टीचर को तो पहले से आंसर पता होता है, रटे होते हैं वो टीचर है इस वजह से। तो वो नीचे की तरफ देखता है और 0 पे निगाह जाती है उसकी, मतलब कि सही है। फिर वाई की तरफ देखता है, फॉर्मूला देखता है, वो अप्रोच देखता है, डीएम कैसे निकाला है, और सीधे आंसर पे जाता है वो सीधे, और तुम्हें मार्क्स दे देगा। तो इमेजिन करने के बहुत फायदे हैं, तुम्हें लगभग पता होगा कि आंसर क्या आने वाला है। और कंपटीशन में इमेजिन करना तुम्हारी एक खास बात हो जाएगी। तुम्हारे पास क्या कहते हैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है, अभी कॉल आ गई थी। आ रही है भैया, आ रही हाँ है। हाँ, तो अगर तुमने इमेजिन करके लगभग आंसर पता लगा लिया है कि क्या आने वाला लगभग, कि मान लो कि 4 मास हैं और ऊपर वाले ज़्यादा भारी हैं, तुम्हें पता है कि थोड़ा बहुत ऊपर डिवाइडेड होगा, तो तुम इनमें से एलिमिनेट कर सकते हो। कि मान लो सेंटर मास यहाँ दे रखा है, एक क्वेश्चन में यहाँ पर, एक ऑप्शन में यहाँ पर, एक में यहाँ पर, एक में बिल्कुल बीचों बीच, और एक में ऊपर। तो कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत, तुम्हें मालूम है ऊपर की तरफ डेबिटेड होगा, सीधे ए पर टिक लगा दो। सॉल्व करना ही क्यों है जब हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इमेजिन करना सीखें आप। मच्छर इतने क्यों हो रहे हैं आसपास, इस बात को लिख लेते हैं जरा। देखो, हाँ, इनफाइनाइटली थिन स्लाइसेस, देखो जरा, इनफाइनाइटली थिन slices of our disk, is not a point object, is not a,
इट इज ए, या फिर इसमें इट इज रादर नहीं, इट इज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। extended object, so we will take the, अब एक्सटेंडेड तो क्या लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, उसके सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे। we will take the, देखो वैसे यार बात अभी तक हट जानी चाहिए वाली चीज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो सारी कैलकुलेशन करते हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में करते हैं। so we will take the x coordinate of the center of mass of the slice। एक बार फिर पढ़ते हैं, इनफाइनाइटली जो हमने पीसेस हैं, हमने डिस्क की जो स्लाइसेस की हैं, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए उस स्लाइस के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे हम, ठीक है। ठीक भैया। तो लिखा जा रहा बाई प्रीवियस डेरिवेशन। अब ये भी मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ बाई प्रीवियस डेरिवेशन। एक साल बाद जब बंदा रिवीजन के लिए आता है कभी कभार, तो मुझसे डायरेक्ट पूछता है कि ये y आपने सॉरी x इक्वल टू 0 डायरेक्ट कैसे पुट कर दिया, इस वजह से लिख लो बाई प्रीवियस डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर is 0 ठीक है। जिसका मतलब एक्स यू एम तो क्या हो जाएगा, 1/m 0 dm, 0 ही आ गया। हाँ, इसी बात पे मुझे मन कर रहा है कि मैं आपको कंफ्यूज करूँ थोड़ा सा। देखो जरा ले लिखो, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। ये लिख लिया भाई इतना? लिख लिया भैया। ठीक है, मैंने अभी लिखवाया सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर, सॉरी उसका एक्स, अरे सेंटर अधूरा सा है, नहीं सही है सो ये सेंटर अधूरा रखो। बाय प्रीवियस डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास बहुत अधूरा है। अधूरा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर, अब सही है, इज 0, ठीक है अब सही है। यूनिफॉर्म अरे यूनिफॉर्म, अब तो सारी चीज यूनिफॉर्म ही चल रही है ऐसा तो। चलिए, तो ये 0 होता है एक्स कोऑर्डिनेट सेमी सर्कुलर वायर का। मुझे एक बात बताओ जरा, ये एक वायर है सेमी सर्कुलर, क्या अब भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा इसके सेंटर ऑफ मास का? नहीं भैया, नहीं भैया नहीं होगा, 0 वो क्यों आ रहा है, हमारी क्योंकि हमने ओरिजिन बीच में ली। ओरिजिन की चॉइस की वजह से। तो बात ये है, हमने इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम जगह वो लिया है ओरिजिन। हाँ तो मेरा मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो ये ना फॉर्मुलेज 0, ये सेंटर ऑफ मास की, ये याद मत कर लेना, मतलब कोऑर्डिनेट याद मत करना, आप ये लोकेशन याद रखें कि शेप पर क्या आएगी। कि मान लो डिस्क के इतना ऊपर सेंटर ऑफ मास है, बस आपको ये याद रखना है। अब डिस्क हो सकता है, डिस्क हो सकता है ऐसी टेढ़ी हो और ओरिजिन ऐसा हो, तो आपको पहले इतना जाना हो एक्स में, इतना जाना हो वाई में, यहाँ पर तो कुछ और ही आएंगे, अनाप शनाप ही एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे सारे। तो आप लोकेशन याद रखें कि डिस्क के ओरिजिन, डिस्क के सेंटर से इतना ऊपर आता है सेंटर ऑफ मास, याद ना करें मतलब कोऑर्डिनेट। आपको समझ में आ गया होगा मैं ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी क्यों कह रहा था, एक क्वेश्चन में इतने सारे कंसेप्ट घुस रहे हैं, कैलकुलस दुनिया भर की चीजें, ठीक है, और अभी शुरू भी नहीं हुआ ठीक से चैप्टर। वाई ऑफ सेंटर मास क्या आएगा, तुम अगर रिवीजन करते जाओ बस तो बहुत आसान है। अगर मैं हम दिमाग ठीक से तुम सोचो, अगर
तो हमने अभी तक सिर्फ दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं बस। एक एक्स टू एम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई, इसके तीन पार्ट है वो एक ही जैसे हैं, एक वाई के लिए एक जेड के लिए, और एक इसी का लिमिटिंग केस कि जब जो मास है इनफाइनाइट हो जाए तो सिग्मा की जगह इंटीग्रल आ जाता है। इतना ही पढ़ा है बस हमने अभी तक, एक कंसेप्ट बस, उसी पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम सॉल्व, और अभी कंसेप्ट काफ़ी है, अभी एक तो सिर्फ एक ही हुआ है अभी। चलिए अब हमारे पास सारी चीज़ें पहले से ही हैं, तो हमें पुट करना है बस 1/m इंटीग्रेशन। अब सुनो, y की वैल्यू क्या थी पहले, एक इनफाइनाइटली थिन वायर के सेंटर ऑफ मास की y वैल्यू कितनी आ रही थी, पीछे जाओ। 2r/3। अरे पाई, 2r/π। हाँ, हे भगवान, 2r/π नहीं आ रही। पीछे पाई आराम है आराम से पीछे देखें आप, ठीक है। और डीएम की वैल्यू क्या आ रही थी, हमने जो निकाली है इसके लिए वो आ गए, की है भैया 2m/r²r/dr। हाँ। अब देखो हम सारी चीज किसके रेस्पेक्ट में चल रही है, रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो थिन वायर है पतला सा, ये कहाँ हम्म से हम्म। कहाँ तक जाए कि पूरी डिस्कवर हो जाए। ये भैया सारे टिक्स तक जाएगा तो वो लास्ट वाली हाँ, होगी कहने का मतलब ये है, कैपिटल। कहने का मतलब ये है अगर मैं इसको पतले पतले एलिमेंट में बांट दूं हम्म। तो इन एलिमेंट का रेडियस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 0 से बड़े आर हाँ। तक। 0 to r। नहीं आर, हाँ। 2 आर क्यों होगा, बड़े r, बड़ा कैपिटल r। हम यहाँ से ले रहे हैं ना, 2r कौन बोल रहा? तुमने बोला अभी, नहीं बोला। चलो तो क्या आएगा 0 से कैपिटल आर। अब तुम्हारे पास बचा क्या, सॉल्व करना है इस इंटीग्रल को, ठीक है कर दो 1/m। अब देखो वेरिएबल बहुत सारे हैं, पहले कांस्टेंट बाहर लेते हैं, 2 × 2 मैं सर्कल करता जाता हूँ, मेरी अपनी आदत यही है सर्कल करने वाली, तो ये हो गया 4, ठीक है। और m बाहर ले लो, ठीक है, पाई बाहर ले लो, ठीक है, r² बाहर लो। अब सुनो, कैपिटल R कांस्टेंट है, वो रेडियस है, स्मॉल r कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरी कर रहा है 0 से कैपिटल R, ठीक है। तो r² लिख देते हैं बाहर, अंदर क्या बचा, 2 r बचे स्मॉल r, तो ये हो गया r² dr, ठीक है। तो m से m काट दो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 4/πr², ठीक है। तो r² का क्या होगा r³/3। तुम्हें पता लग रहा होगा अगर कैलकुलस ठीक से ना पढ़ी जाए तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा किसी हालत में, ऐसा तुम यही इमेजिन नहीं कर पाओगे कि स्लाइसेस कैसे हो रही हैं और ये सब इंटीग्रेट समेशन एक चीज़ है। 0 से कैपिटल R, लिमिट पुट करो, क्या आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम, ये आएगा r³/3, वो 0 हो जाएगा, माइनस 0³/3 तो वो 0 हो जाएगा। r² से आप ये काट दे, 1 पावर बचेगी, क्यों हटा सकते हो हाँ। तो ये क्या आया, y/m क्या आ गया 4, एक r बचा ऊपर अपॉन 3π, 3π। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको रेक्टेंगल बंद करने की जरूरत नहीं है। भैया हाँ इसे ना एक बार प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो कैसे हाँ, देखेंगे वही आर बता बाय। रहा वही बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, एक मिनट को, पहले हम z निकाल लें, क्वेश्चन खत्म कर दूं पहले मैं, ZCOM। अब ये क्यों निकालते हैं, हम 2D फिगर है तो 2D फिगर है लेकिन फायदा रहेगा, अगर काम कर ही रहे तो पूरा करो, ठीक है। देखो जरा 1/m, ये क्या आएगा दो लाइन z, बच रही है तो भाग तो दो। भैया अगर हमने पे है ना? निकाल दिया तो टीचर कहेगी 2D फिगर है 3D तो मैं मतलब बच्चे ने 3D सोच के निकाला और वो काट दे फिर। ऐसा दुनिया में कोई बेवकूफ टीचर नहीं है जो एक्स्ट्रा चीज को काट दे, इस तरह की अच्छी चीज को एक्स्ट्रा चीज को, है भैया, है। नहीं मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कोई काटेगा नहीं, ठीक, मतलब मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारे, लेकिन नहीं, हाँ बस मार्क्स नहीं काटेगा इतना काफी। तो अब z क्या आएगा, उस डीएम एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का एक्स जेड कोऑर्डिनेट जो हिसाब से ओरिजिनल लिया वो 0 है, तो ये आ जाएगा 0। तो हम आखिरी लाइन क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास इज एट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है 0, कॉमा 4r/3π, ठीक है, कॉमा, और
0। चलिए इसको इमेजिन कर लें यार। अब देखो 4r/3 है, इसको लगभग मान लो इमेजिन करने के लिए 3 × 3। वैसे इसको ऐसा गलत होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। ऐसा करो 3 की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक मिनट, लगभग आएगी, हाँ ठीक है, ये 9 से ऊपर आएगी और 10 से नीचे आएगी, ठीक है। 3 × 3.14, हाँ ठीक है। तो ये आ गई 9.42। 9.42 को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 10, ठीक है। अप्रॉक्स साइन लगा दें सिर्फ बस इमेजिन करने के लिए, लगभग कहाँ आएगा ये, ठीक है। तो 4/10 आएगा 0.4 आर, 0.4। तो तुम देख रहे हो 0.5 आर, यानी कि आधे आर से थोड़ा सा नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले फिगर में ही बताता हूँ कि अगर ये आर है, एक बात बताओ, नहीं 0.4 देख के ये कैसे पता चल रहा है कि थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर? अरे 0.5 आर का मतलब क्या है, r/2। हाँ r/2 कहाँ आएगा, अगर ये पूरा आर है तो बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है। अब हम कह रहे हैं 0.5 नहीं 0.4 आर, तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा ना कहीं थोड़ा यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लगभग यानी कि नीचे आता है, ध्यान रखना। डिस्क के बिल्कुल सेंटर से, सॉरी r/2 से थोड़ा सा नीचे, ये याद रखो बस, ठीक है। अब सुनो, कुछ लोग मैंने देखे ऐसे कलाकार कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से। अब तुम्हें पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर कि एक्सिस चेंज कर दी गई है, ये अब ये एक्स है और ये वाई है, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0.4r, 0। ये मतलब 0.4 तो अप्रॉक्स है, जो भी हमने वैल्यू निकाली थी वो 4/3 पाई। अब एक्स को अब कोऑर्डिनेट ये आएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, शेप के रेस्पेक्ट में लोकेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास का क्या। एक्स वाई होता है, आपने क्या कर दिया? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या कहते हैं। हमेशा एक्स कॉमा वाई लेते हैं ना, ये क्या कर रहे हो आप? एक्स कॉमा वाई लिया है भाई मैंने। एक्स देखो यहाँ कहाँ लिख रहा है, ये एक्स है और ये वाई है। पहले एक्स कहाँ था, देखो एक्स अब भी वही है, लेकिन जो फिगर है वो रोटेट कर दी मैंने 90 डिग्री, देख लो ध्यान से। पहले फिगर थी वो ऐसे तो दिख रहा है। और अब फिगर है ऐसे। तो देखो जरा, सेंटर मस कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, r/2 से थोड़ा सा इधर। तो कोऑर्डिनेट किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से। तो बार बार मैं यही कह रहा हूँ, आप शेप के रेस्पेक्ट में लोकेशन याद रखें बस, आंसर अपने आप आ जाएगा। कोऑर्डिनेट याद ना करें कि पहले 0 था फिर ये ठीक था है फिर ठीक वो था, है ठीक है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब सुनो, हमने अभी तक क्या किया है, सेंटर मास का कंसेप्ट पढ़ लिया। एक छोटा सा वो कर दे रहा हूँ मैं, फ्लैशबैक। एक मिनट, ये होमवर्क में वॉल्यूम वाले मत दो अभी। नहीं करने हैं। अभी ताज़ा ताज़ा है, अभी कर लोगे फायदा रहेगा। मेरी बात सुनो जरा, हम अभी तक, नहीं, आपने अब सुनो मेरी बात सेमी सुनो। सर्कल दिया, पूरा सर्कल का निकलवा लो। अरे पूरा सर्कल तो बीच में ही आएगा भाई। हाँ तो निकलवा लो ना प्रूफ। अब प्रूफ की क्या जरूरत भाई, एक सर्कल बना होता है 2 सेमी सर्कल से। देखो जरा, प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर मैंने गैप दिखा दिया है तुम्हें दिखाने के लिए कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो देखो जरा, कूप नाम भी दे देते हैं चलो। एक सेमी सर्कल जो है उसका सेंटर मास कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पर कहीं। नीचे वाले का कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पर। तो जब तुम सेंटर ऑफ मास का सेंटर मास निकालोगे, दोनों का इक्वल मास है, तो वो कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, जो कि सेंटर है सर्कल का। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सर्कल बनता है 2 सेमी सर्कल से। भैया आगे सुनो। आ गए भैया। बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से आपका एक पूरे सर्कमफ्रेंस का भी आ सकता है, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास। एक रिंग बनी होती है 2 वायर से, सेमी सर्कुलर वायर से।
इसका कहीं आ रहा था यहाँ पर, इसका कहीं यहाँ पर, बिल्कुल उसका आएगा बिल्कुल बीच में दोनों का, सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी तरीके से अब हम किसका निकालेंगे, पहले मैं तुम्हें रिवीजन दे रहा था। देखो जरा, हमने पूरी मैकेनिक्स करी सॉल्व, मैकेनिक्स क्या मान के करी, पॉइंट ऑब्जेक्ट हर चीज़ को। ठीक है, फिर हमारा मन किया कि हम भाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से डील करना चाहते हैं। अब एक्सटेंडेड में तो कौन क्या कोऑर्डिनेट लें, इतने सारे उसके पॉइंट्स हैं, तो हमने हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, सेंटर ऑफ मास। कि आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मान लें कि वो अपने सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है, बन गया वो पॉइंट। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, पोटेंशियल एनर्जी के भी उसी से हो जाएंगे, दुनिया भर की इसी से हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाला, सेंटर ऑफ मास 1 2 3 4 5 6 या फिर n पार्टिकल्स का, या फिर फॉर फाइनाइट पार्टिकल्स। तो वो जो फॉर्मूला आया था वो आ रहा था समेशन के साथ। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ कंडेंस फॉर्मूला MI/RI अपॉन MI। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, समेशन की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन MI, सॉरी माफी, आर वो DM अपॉन, अरे बात समेशन क्यों बना रहा हूँ, इंटीग्रल DM। ठीक है, अब मैंने ये फॉर्मूला यूज करके, पहले तो ऊपर वाले फॉर्मूले करके मैंने तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दिए कि एक दो पार्टिकल्स के बीच का, और ट्रायंगल, और अपना स्क्वायर, स्क्वायर में भी ऊपर अगर ज़्यादा भारी है, नीचे इधर उधर, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके के हो सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा वो तो। ठीक है, और एक ट्रिक, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद, सॉरी फॉर्मूला अगर तुम्हें ज़्यादा लेंथी पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब में सारे कोऑर्डिनेट देने में हमें बहुत दिक्कत होगी, तो एक शॉर्ट तरीका बताया था कंपटीशन वगैरह में काम करने के लिए। देखा जाए कंपटीशन करिए, बेसिक है, हर टीचर पढ़ाता है। ठीक है, फिर इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट पार्टिकल्स के लिए हमने कंटिन्यूअस रिजिड बॉडीज ली। ठीक है, पहले हमने क्या ली थी, हमने ली थी रॉड। ठीक है, अब जो कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी हो सकती है वो भी दो तरीके की हो सकती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कि भाई एक है यूनिफॉर्म, हर जगह सेम तरह का मास है, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है हर जगह, और एक है कहीं से भारी कहीं से हल्का, इस तरीके से। तो रॉड में मैंने तुम्हें करा दिया एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। कहाँ भारी ज्यादा है, कहाँ पर ज्यादा हल्का है, वो देगा तुम्हें, फंक्शन दे देगा, जैसे मैंने दिया था तुम्हें, तो मैं दे दिया था लैम्डा इज इक्वल टू 3x²। इसका मतलब 0 के नजदीक ज्यादा भारी है, 0 पे है ही नहीं मास, जितना ज्यादा 0 से दूर जा रहे हो, मैंने रॉड के एंड पे जा रहे हो, रॉड उतनी भारी होती जा रही है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। फिर हमने करवाया किसका कराया, हाँ सेमी सर्कुलर वायर का, ये भी यूनिफॉर्म था, सेमी सर्कुलर वायर का। ठीक है, फिर कराया सेमी सर्कुलर डिस्क का। सेमी सर्कुलर डिस्क के डेरिवेशन में सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर ऑफ मास की इंफॉर्मेशन यूज हुई थी। ठीक है, तो ये थे सारे पतले पतले ऑब्जेक्ट 1D वाले, यानी कि एक रॉड या फिर उसको मोड़ दिया गया है। अब हम करेंगे डिस्क, 2D हो गया। अब हम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, और ये अलग टाइप है जो आने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम निकालेंगे हेमिस्फेयर का। ठीक है, और फिर निकालेंगे कोन का। अब मेरी एक बात सुनो, जो तुम पढ़ रहे हो CBSE में, यानी कि हम फॉलो करते हैं NCERT बेस्ड, मैं फॉलो नहीं कर रहा लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ NCERT बेस्ड, तो जब आप देखेंगे तो उसमें ये सब तो है ही, साथ में इतने सारे डेरिवेशन नहीं है। एक रॉड का है, और मुझे याद नहीं, एक तो रॉड का, और शायद सिर्फ सेमी सर्कुलर वायर का हो रहा है बस, शायद शायद वो भी नहीं है, बस सिर्फ इतना ही है बस। और वो नीचे के क्या देगा कि भाई तुम्हें इंटीग्रेशन तो आ ही गया, तो तुम ये सब तो कर ही दोगे, तो वो तुम्हें ये सारे के सारे क्वेश्चंस के रूप में दे देगा घुमा फिरा के। तुम जब NCERT के एक्सरसाइज करोगे तो वो इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब इस तरह का जो डेरिवेशन है अपने उसमें दे देगा न्यूमेरिकल्स में, कि भाई एक डिस्क है, उसका मास m है, रेडियस r है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म है, उसका सेंटर मास निकाल दो न्यूमेरिकल की फॉर्म में। ठीक है, हमें पता है कि हमारे के बच्चे इतने महान नहीं है कि वो न्यूमेरिकल के सिर्फ रॉड का डेरिवेशन करके उनको इतनी आदत पड़ जाए। ठीक है, तो हमने 2-3 करवा दी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वायर और डिस्क।
अब जो हेमिस्फीयर और कोन है, मैं ये तो मैं न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल स्पेलिंग क्या हो गया, न्यूमेरिकल, ये दोनों। तो अब तुम्हें दिमाग मारना है, सृष्टि अपने बिना भैया से पूछे, ठीक है? भैया मैंने पूछा नहीं तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बता दिया। नहीं अब तो सामने से आप जब कोई बता रहा होगा मना तो कर मैं दो। मना कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे और ऑब्वियसली भाई, ये कोई ईगो हर्ट करने वाली चीज थोड़ी है। तुम बस ये बोलते नहीं मैं खुद करूंगी, बस इतना बात है। मैं तो कह रहा हूँ उनको और ज्यादा अच्छा लगेगा, अरे खुद करना चाह रही है। अभी तो मैं कर रही थी खुद पर, मेरे को वाई की जगह समझ ही नहीं आया क्या लिखूं क्या लिखूं। दिमाग मारो दिमाग। तो वही तो वो कह रहे थे कितना दिमाग मारेगी ऐसे ऐसे कर दो तो। अच्छा सुनो, अच्छा आज थोड़ा सा टाइम बचा है, हाँ बचा है। आज मैं तुम्हारी ये वाली चीज भी क्लियर कर देता हूँ, ये लास्ट में करेंगे, लास्ट में, ठीक है? तो फिलहाल हम करते हैं हेमिस्फीयर और कोन का। मैं करा नहीं रहा, स्लाइसेस कैसे करनी है ये बता रहा हूँ बस, ठीक है? चलो, एक छोटा सा रिवीजन दे दिया मैंने। स्लाइसेस कैसे करनी है बता दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो, दिमाग सॉरी दिमाग को थोड़ा करना शुरू कर दो। अभी सब समझ में आ रहा है जयेंद्र? बाद में सब भूल जाओगे तुम। ठीक है भैया। मतलब रिवीजन मेन है, मतलब बिना रिवीजन में कुछ नहीं है। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया था, अमर होने का जो राज दिया था शिव जी ने एक इंसान को, लेकिन मैं भूल गया कि मंत्र क्या था। खैर, कभी बोले? अरे उस दिन जो एग्जाम्पल दिया था यार, देखो अब हम थ्री में बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ड्राइंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है? अब मुझसे ये ना कहें कि भैया तो एक्यूट एंगल बनना है, ये थ्री में हमने थ्री में बनाया है, ये इस तरह से एक्सेल है और एक ऊपर एक्सेल है, नहीं 3D में लग भी रहा है देखने में। ठीक है? अच्छी बात है। जब भी आप ऐसा एक रेक्टेंगल बना देंगे तो अपने आप देखने में थ्री लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हम क्या करेंगे, कोन को, इस तरह का कोन होता है, सॉरी 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 माफी, हेमिस्फेयर का पहले कर रहे हैं। तो हेमिस्फेयर का जो बेस है वो एक्सिस पे हमें लिटाना है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है? और ये अपना हेमिस्फेयर बन गया, ठीक है? तो बात आती है स्लाइसेस कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल। आप इसको टमाटर की तरह काटें, टमाटर ऐसा होता है, इस तरह की स्लाइसेस, टमाटर कैसे? अच्छा ठीक है? जो पतले पतले हम खीरे खीरे से काटते हैं। हाँ, ये तो सैलेड ये वाले। आपने जो बनाया है ये तो हेमिस्फेयर भी नहीं लग रहा मुझे तो। अब एक्सेस के साथ लग नहीं रहा लेकिन है, ठीक है? लग अब तो सुनो, रहा है। अब सुनो इसकी नहीं स्लाइसेस, अब सुनो सुनो इसकी अब यही तो दिक्कत है, मैं तुम्हें बताऊंगा, रुको अभी। अब सृष्टि ने तुरंत बात बोल दी जो मैं बताने वाला था अभी, कि देखो पहले तो ये समझो तुम, हम इसको टमाटर की तरह काटने वाले हैं, इस तरह की डिस्क में पतली पतली। अब सुनो, इस तरह के डायग्राम में लेवलिंग करना बहुत कठिन है कि क्या चीज क्या है। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हमारी कॉपी 2D है तो हमारे डायग्राम भी ये मुझे 2D तो है। समझ में आ रहा है, देखो ये वाली एक्स होगी ये वाई होगी। अरे जब मैं इसकी कहूंगा कि ये DR है, इसका यहाँ से हम्म। डिस्टेंस अपना R है, तो ये हम पाइथागोरस से निकालेंगे, ये सब चीजें सब कंफ्यूज हो जाओगे तुम, अच्छा ठीक है? ठीक। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, इसका इतनी लेट कौन आ रहा है भाई? सब हाँ, वे लेक्चर देते पहले। नहीं एडमिट नहीं तो कर नहीं लो नहीं, यार। अरे टाइम बहुत कम बचा है अभी, मुझे समझाना है पूरा। अब सुनो मेरी बात, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखेंगे, देखो ये वाली एक्सिस से। तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, देखो ये मैंने बताया था मैं समझाने के लिए काट कैसे रहे हम, ठीक है? डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। अरे हाँ, छोटा कर लिया मैंने। हम बनाएंगे सिर्फ दो एक्सेस, जो तीसरी वाली एक्सेस है वो कहाँ जा रही है, पेपर के अंदर। पेपर अभी नहीं होगा, मतलब स्क्रीन के अंदर, ठीक है? तो ये है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये दिखेगा, और जो हम पतली पतली स्लाइसेस करेंगे वो कैसे दिखेंगी हमें, वो हमें देखेंगे कुछ इस तरीके से। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टमाटर का साइड व्यू देख रहे हैं, साइड व्यू। नहीं भैया मुझे नहीं कर पा रहे। अरे यार सुनो, टमाटर काट लिया, ठीक है? अब उसका एक स्लाइस पकड़ो, पकड़ साम, लिया। सामने से देखोगे तो ये दिखेगा कुछ, ठीक है? हाँ इसको इस वाली एक्सिस पर 90 डिग्री घुमा दो तो तुम्हें क्या दिखेगा, सिर्फ उसकी थिकनेस,
सेम चीज यहाँ करी है। ये जो टमाटर है ना, इसकी सिर्फ हम थिकनेस देख रहे हैं, उस स्लाइस की सिर्फ एक थिकनेस। अब यही एक घाटा है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का। और ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन होती है, मतलब तुम सामने होते तो मैं अपने हाथ से करके टमाटर बता तो है। देता, या टमाटर नहीं, एक चौक का या फिर हाथ से करके बता देता, मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और एक्यूरेटली बनाऊं, तो इसकी जो ये वाली साइड है गोल वाली, वो यहाँ बनेगी। लेकिन क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं, तो वो एक जो सर्कल है वो दिखेगा नहीं हमें। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? इतना नहीं आया कि हम डेरिवेशन करके कल आपको देते हैं। अच्छा अच्छा, बहाने बनवा लो बस उनसे। ये तो कुछ भैया कल नहीं इतना पढ़ाएंगे। नहीं आया, मतलब कहाँ से क्या कैसे करना है। अरे यार एक मिनट। पता तो हो क्या करना है स्टेप, ऐसे थोड़ी अरे है वो कि तो वही मैं तो कुछ। बताऊंगा ना यार, वो तो मैं बताऊंगा। आज नहीं बताओ आ ना, रही भी है, नेट मैं क्यों नेट बैठाऊं? खत्म हो गया। अब सुनो, पहले तो मुझे बताओ कैसे करना है, ये तुम उसको साइड में जाने दो। पहले ये बताओ कि ये जो व्यू जो है, ये वाला साइड व्यू, ये समझ में आ रहा है कहाँ से देख रहे हैं हम? दोबारा बताओ। अरे यार, अच्छा ऐसा करो, सुनो मेरी सेकंड वाली फिगर नहीं समझ में आ रही सुनो थोड़ी सुनो, बहुत। ये जो टमाटर है, एक मिनट, ठीक है, तुम इसको यहाँ से देखो, ये वाली साइड से। कैमरा ऑन कर लो भैया टमाटर लेके। सुनो सुनो सुनो, तुम इसको यहाँ से देखो, इमेजिन करना सीखो चीज़ों को। अगर जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, तो मैं कॉलेज में कोई एफर्ट नहीं डालने वाला। तो मैं नोट्स दे देंगे, तुम पढ़ते रहो, इमेजिन करना सीखो। हम्म। कॉलेज लाइफ आने वाली है, 2 साल बच्चे हैं बस। सुनो मेरी बात, यहाँ से देखोगे, नाम दे देते हैं, ए पॉइंट से, तो तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ एक सर्कल, यहाँ पर जो कि सीड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? फिर से एक सर्कल, लेकिन ये पूरा हिस्सा रेड होगा। जल्दी बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है इतना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो जरा। एक ये जो तुम्हारी ये डायग्राम है ना, ठीक है, और मैंने जिसमें एक पॉइंट बनाया है, उस पर अपनी एक पेंसिल रख लो, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसा अपनी स्क्रीन सामने है तुम्हारे। मैं जूम भी कर देता हूँ, देखो, इसके ऊपर पेंसिल रख दो, बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। और जो उसकी टिप है वो सेंटर पे जानी चाहिए उसके। और हम्म, मोबाइल को बेड पे रख दो अपने, मतलब टेबल पर। ठीक है, अब इस टमाटर को तुम इस लाइन ऑफ साइट से देख रहे हो, मतलब अपनी जो पेन की वो है ना पीछे का बैक पार्ट, उस पर अपनी आंखें लगा लो। और अब देख रहे हो तुम इस टमाटर को, तो तुम्हें क्या देखेगा? सिर्फ और सिर्फ ये। अब बताओ, अब यार अब तो समझ में आना चाहिए। अब मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया करना क्या है। हे भगवान, यार तुम्हारी विजन बिल्कुल खराब है। देखो, तुम अपने इमेजिन क्या करना है? सुनो सुनो सुनो, ये तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन थी, और टमाटर कुछ ऐसे बनना होगा, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम्म। मैंने क्या कहते हैं लाइन ऐसे बनाई, और पॉइंट ऐसा बना दिया। तुमने अपनी जो पेन रखी होगी उस तरीके से रख दी होगी। हाँ ठीक है, अब तुम उसको यहाँ से देख रहे हो, टमाटर को। ठीक है, देख रहा हूँ। तो तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ ये दिखेगा, इस तरीके से, ये वाली शेप। मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए, लो देखो जरा, कैमरा ऑन कर रहा हूँ। यार तुम्हें इतनी खराब इमेज ने पता नहीं थी तुम सबकी, मतलब मैं किसी को ट्रिगर नहीं कर रहा, सबकी बता रहा हूँ इन जनरल। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी खराब है भैया सच लेकिन में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे? और एक चीज़ों मिनट, में तो बहुत है। मैं फिजिक्स में हो चीज तो बात है। तुमने एनिमेशन वगैरह, तुमने कार्टून कम देखे हैं मतलब बचपन में? अरे भैया अभी भी एनीमे देखता हूँ मैं। वो पता नहीं मुझे, खैर। बड़े ही वैसे लोग हैं। अब वही है ना, मैं पकड़ूं कैसे, और मोबाइल को, हाँ, ज्वाइन करते हैं। कोड है PYA FKEP, सॉरी PE। अरे कोई नहीं भैया, छोड़ो, गैर से बच गए। शांत रहो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं छोड़ दूँ? ये भी कोई बात है? चलो आ गया मैं।
इंसान कसम खा ले कि समझाना ही समझाना है तो आप मना नहीं कर सकते। मैंने आप भी कसम खा ली। ठीक है, अब देखो जरा। मैं कहाँ गया उसमें? देखो जरा, भैया अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो वरना दिख ही नहीं है। पेन कर लेना भैया। पिन कर लो। चलो मैंने बंद भी कर दिया। चलो अब देखो, हाँ देखो। ये है टमाटर और मैंने इसको काट दिया है। हम्म। ठीक है, तुम इसको यहाँ से देखोगे तो तुम्हें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सीड। हाँ। ठीक है, पीछे से देखोगे तो तुम्हें देखा सिर्फ और सिर्फ रेड वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ से हाँ। देखो क्या दिख रहा है? थिकनेस। थिकनेस दिख रही है। टमाटर की कैसी होती है? इस तरीके से। समझ में आया? अब तो आ गया होगा थोड़ा बहुत। अपने मिडल का पार्ट नहीं लिया, ऊपर ऊपर कर लिया सिर्फ। क्या क्या कह रहे हो? अरे भाई बताओ तो सही, समझ में आया कि नहीं कुछ? हाँ आ गया। ठीक है, सृष्टि समझ में आया? हाँ ठीक है। टमाटर आज की हर स्लाइस ऐसी थोड़ी होगी। क्या? टमाटर की हर स्लाइस ऐसी थोड़ी होगी। अरे मैं टमाटर की स्लाइस भी भाड़ में, पहले मैं टमाटर इमेजिन करवा रहा हूँ कि टमाटर ऐसे होगा इस तरीके से। स्लाइस तो बाद में आएगी। अच्छा ठीक है। टमाटर समझ में आ गया, इस तरीके की शेप में होगा जब हाँ। साइड से देखेंगे तो। हम्म। चलिए, अब जब मैंने बंद कर ही दिया है, एक मिनट, तो अब ऐसे ही देख लो तुम। देखो जरा, अब जब मैं इसकी स्लाइसेस काटूंगा, देखो जरा, तो स्लाइसेस कैसे कटेंगी? इस तरीके से कटेंगी हमारी, पतली पतली। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो मैं सिर्फ क्या दिखेगा? उन स्लाइसेस की थिकनेस। बताओ जल्दी। हाँ भैया। चलिए, इसी तरह इतना ही बताना था उसमें। अब सुनो जरा, एक्स टू एम क्या होता है? 1/m इंटीग्रल एक्स डी एन। अब सुनो, अरे मैं डायग्राम डाल दिया, एक मिनट। अब तुम्हें ये जो पतली सी स्लाइस है उसका सेंटर ऑफ मास पता है तुम्हें? वो कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि जैसी बातें थ्री में आती है ना, बच्चे घूम जाते हैं तुरंत, क्योंकि इमेजिन नहीं कर रहे हो, ऐसे तो रट लेते हैं। अब बीच देखो में जरा, क्या होगा? अब सुनो, अगर मैं इसका सेंटर मास निकाल रहा हूँ तो असलियत में मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो बहुत पतली पतली स्लाइसेस हैं, बता देता हूँ तुम्हें। पहले ये स्लाइस, फिर ये स्लाइस, फिर ये स्लाइस, फिर ये स्लाइस, और पतली होती चली जाएगी टमाटर की स्लाइस। मतलब जब काटते हैं पतली पतली में तो टमाटर की स्लाइस पतली होती जाती है ना, सॉरी उनकी मोटाई कम होती जाती है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबका सेंटर मास निकालेंगे। इसका भी बीच में आएगा, इसका बीच में आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच। रेडियस कम होती जाती है। हाँ तो हाँ करेक्ट, हाँ ये ज्यादा सही शब्द है, रेडियस कम होती जाती है। तो हम क्या करेंगे? इन सबका सेंटर मास क्या आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। अब इन सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे इंटीग्रेशन से। और तुम्हें पता है कि वो r/2 से थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि नीचे के ज्यादा हैवी है। अब कितना नीचे आएगा वो इंटीग्रेट करके पता चलेगा। तो तुम यहाँ पर देखो जरा, dm तो तुम निकाल लोगे। dm कैसे आएगा? रो dv। इसमें रो की वैल्यू क्या होगी? चलो मैं सही से करके बता देता हूँ, एक मिनट। देखो जरा, एक्स टू एम तुम निकाल लोगे कैसे? 1/m एक्स डी एम। dm कैसे निकलेगा? रो dv से। ठीक है, रो, अब देखो dv और रो दोनों r के रेस्पेक्ट में लाने हैं। रो क्या होगा? मास पर
हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, अब वो पता नहीं वॉल्यूम कितना होता है, वो तुम देख लेना कितना होता है, ठीक है। अब डीवी, डीवी को क्या कहते हैं, उसके रेस्पेक्ट में लाना है, क्या कहना चाहिए, आर के रेस्पेक्ट में। तो देखो जो फ्रस्टम है ना, फ्रस्टम मैं पहले बता चुका हूँ, उसको हम मान सकते हैं कि वो एक बहुत पतला सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, डी आर, और रेडियस कितना है, आर। तो डीवी का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डी आर, पाई आर स्क्वायर एच। नहीं समझ में आया, दिमाग मारना अपने खुद से, तो तुम उसको सॉल्व करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, डीएम आ जाएगा आर, आर के रेस्पेक्ट में, डी आर के रेस्पेक्ट में। तो डीएम का तो पार्ट हो गया, तो क्या बचा, एक्स बचा। और एक्स क्या होगा, देखो जरा, मान लो ये स्लाइस है, ये स्लाइस है, ठीक है। तो देखो इसका सेंटर मास कहाँ आने वाला है, यहीं पर आएगा, जो पतली पतली डिस्क है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, इसलिए हम देखा जाए तो देखो ये है आर, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल आर। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गए, लेकिन तुम खुद दिमाग मारना, टमाटर लेना, इमेजिन करना, पाइथागोरस तो तुम निकालोगे ये, जो कि आएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर दें 1/m इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डीवी की वैल्यू m/v हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इंटू पाई आर स्क्वायर डी आर। तुम देख रहे हो कितनी सारी चीजें आ गई इसमें। तो सॉल्व करें, और बेसिकली आप इतना ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि हम सब इतना कैसे याद रखें। तो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है जो स्मॉल हमने स्लाइस काटी है उसका डीएम आर के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ आर में आ रहा हो, और जो जो स्लाइस काटी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आर के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या करना है, इंटीग्रेट। ये तीन स्टेप याद रखो, डीएम आर के रेस्पेक्ट में, एक्स आर के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेट। फिर जो होगी फिर वो मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। अब बात आती है कोन की, वो तुम्हें खुद करना, पूरा दिमाग खुद मानना है। स्लाइसेस कैसे काटनी है, बिल्कुल जैसे टमाटर की काटी थी। तो अब तुम समझ सकते हो गाजर गाजर में ऐसे काटते हैं इस तरीके से। और इमेजिन करने के लिए क्या होगा, ऐसी पतली पतली स्लाइसेस कटेंगे इस तरीके से, ठीक है। सबका सेंटर मास कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में। सेंटर ऑफ मास का सेंटर मास जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा, वो r/2 से, सॉरी ये हाइट दे रखी होगी तुम्हें h, तो h/2 से थोड़ा सा नीचे आएगा। इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ, तुम क्रॉस चेक कर सको अपना आंसर, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मैं बता दूं तुम्हें कि ये जो तुम्हें दो क्वेश्चन करवाए हैं कोन के और हेमिस्फीयर के, हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका दिमाग उड़ चुका हो, फट चुका हो, ठीक है। मेरे उड़ चुका है। ठीक है, तो सुनो, जितना आप दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा वो शार्प होगा। इसी बात पर मैं अब इतना टाइम दिया है मैंने, कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, 1 मिनट 6 मिनट एक्स्ट्रा। तो अब तुम 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, कुछ समझाना है मुझे, फिजिक्स नहीं कुछ और चीज़ समझानी है, जो सृष्टि ने भी बोली थी। मैं स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दूं फिर से, ठीक है भैया। अरे एक दिक्कत हो गई, हो गया काम। क्या हो गया भैया? दिक्कत ये हुई कि रिकॉर्डिंग किस चीज़ की चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है स्क्रीन की, कैमरे की थोड़ा चल रही। तो जो आपने वीडियो में दिखाया वो नहीं आया होगा। वो नहीं आया होगा ये उसमें। ठीक है, वो ऐसा स्क्रीन कुछ का सवाल क्या होगा? मतलब वीडियो में, अच्छा जो लोग सुन रहे हैं वीडियो में ध्यान रखें, वीडियो में मैंने बस बताया टमाटर का साइड व्यू कैसे देखते हैं, बाकी सब तो लिखा ही है सामने। उसमें भी भैया आपने टमाटर कहाँ दिखाया था, ढक्कन दिखाया अरे था। ढक्कन दिखाया था, टमाटर तो मतलब समझ गई ना तुम कैसे। ढक्कन। अब मैं टमाटर कहाँ से लाऊं मैं चौथी फ्लोर पे। हाँ
फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप चाहे तो अपनी कॉपी बंद कर सकते हैं। देखो जरा, लोग ये कहते हैं कि आप एजुकेशन में अगर आपको कुछ करना है तो लोग क्या समझते हैं, देखो कि हमें जितनी ज़्यादा इन्फो याद होगी हम उतना ज़्यादा अच्छा करेंगे। इन्फो क्या क्या मतलब है, हम नोट्स जितनी बार रिवाइज करेंगे, ये तो मैं भी कहता हूँ, तुमने सुना होगा, और जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे और जितनी ज़्यादा क्यूरियस होंगे, ये सब चीज़ें। तो बात ये आती है कि लोग जो हैं इस चीज़ को ज़्यादा रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। मतलब कि बस नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, सारे फॉर्मूले याद हैं उनको बहुत अच्छे से, सारे कंसेप्ट पता है, लेकिन जब भी एक नया तरह का क्वेश्चन आता है, न्यू क्वेश्चन, तो वो अटक जाते हैं। तुमने ऐसे कोई लोग देखे होंगे कि मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं उनके, लेकिन कुछ नई चीज़ आई तो वो आंसर नहीं दे पा रहे। तो मैं तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर नोट्स को रिवाइज करना और एक अच्छे टीचर से पढ़ना जिसके कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, इमेजिन करने पर वो तुम्हें बार बार बढ़ावा दे रहा हो और वो समझ में भी आना, अगर ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये जो बंदा है वो नए क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, तो फिर और क्या चाहिए। फिर हमें सारे कंसेप्ट आते हैं, टीचर भी हमारा सही है, बुक भी हम ठीक से पढ़ रहे हैं, और क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, तो इस बच्चे में दिक्कत क्या है। तो देखो इस बच्चे में ये दिक्कत है, मैं बताता हूँ। मेरे 3 चीज नहीं है, क्या क्या चीज़, तीनों चीज सही नहीं है मेरे लिए तो। मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर ये तुम्हारा दिमाग है, दिमाग कैसे बनाऊंगा, रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है, ये ब्रेन है आपका, ठीक है, अब मेरी सुनो, रिकॉर्ड हो रही है। ये हाँ हो रही है, ऐसा होनी नहीं चाहिए, देखा यार, चलो अब ये तो काफ़ी सारी होगी, फिर होने से ऐसा, मैं तुम्हारा मन तो मेरा मुझे तुम्हें पीटने का किया, तुम्हारी तीनों चीज़ सही कैसी है, दूसरी कैसे सही नहीं है तुम्हारी। वही तो मैं कहा, नोटिस को नहीं किया आपने। मैं अपने टॉपिक पर ध्यान दे रहा था, जैसे नहीं पिटोगे, होएगा। पिटोगे तुम, सामने आओ, रुको। हाँ भाई मेरी बात सुनो। तो देखो ब्रेन में डेटा भरना और उसको रिवाइज करते रहना जरूरी नहीं है, मतलब वो भी जरूरी है, साथ में एक चीज और जरूरी है, क्या, ब्रेन से डेटा जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करना। मतलब कि ब्रेन में जो पहले से डेटा है उसको यूज करने का बार बार यूज, मतलब ट्राई करना। कौन सी है सब कॉन्शियस मेमोरी? सुनो सुनो, मैं फिर से बोलता हूँ ये वाली चीज, ब्रेन में जो डेटा है उसको बार बार यूज करने की कोशिश करना। यानी कि मान लो तुम्हारे पास एक a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तुमने जितने भी क्वेश्चंस हैं a+b के होल स्क्वायर से, होल स्क्वायर के, तुमने सारे रट लिए और तुमने देख लिए एक बार कि कैसे होते हैं, लेकिन जैसे एक नया क्वेश्चन है वो तुम नहीं कर पा रहे। क्यों क्यों क्योंकि तुमने a+b के जो होल स्क्वायर के क्वेश्चन थे वो तुमने ट्राई नहीं किए, तुमने डायरेक्ट आंसर देख लिया उसका, तुम्हें परोसा गया तुम्हें आंसर। तो परोसने का क्या फायदा है, मतलब क्या घाटा है, तुम्हें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भेजी गई तुम्हारे ब्रेन में और ब्रेन ने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि आंसर सही आ गया था। तुम्हारे ब्रेन से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई, बिल्कुल भी डेटा को यूज करने की कोशिश नहीं की गई। जितना ज्यादा आप ब्रेन का डेटा यूज करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ब्रेन के अंदर जो कंसेप्ट है उनकी लिंकेज स्ट्रांग होंगी। फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसे कुछ लोग देखे होंगे, अब पता नहीं देखे हैं कि नहीं, कि SHM का, चलो ऐसे तो बात की बात हो गई, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन वो काइनेमेटिक्स हो रहा कि सबके कंसेप्ट लगा पा रहे हैं पीछे के, जैसे कोई मैं हाइब्रिड क्वेश्चन जो कराता हूँ मैं, कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी लग रहा है, कैलकुलस भी लग रही है, सब लगा पा रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर की जो ब्रेन के अंदर लिंकेजेस हैं, ब्रेन के अंदर लिंकेज वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काइनेमेटिक्स वर्क एनर्जी पावर बहुत क्लोजली लिंक्ड है सारी चीजें। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ये नहीं सोचा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ट्राई बहुत बार किया है। जब आइंस्टीन से पूछा गया था कि आप इतने स्मार्ट कैसे हैं, तो उन्होंने ये आंसर दिया था इंटरव्यूअर को कि ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, सिर्फ इतना डिफरेंस है मुझ में और क्या कहते हैं एक नॉर्मल इंसान में कि मैं प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा देर रहता हूँ। कहने का मतलब ये है मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, आपको नहीं आया, पहली बार में नहीं आया, तुमने दिमाग मारा नहीं आया, तुमने क्या किया, बुक खोली, नेट से सर्च किया, अब तो नेट की सुविधा है, सर्च करो सीधे आंसर,
सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन, डेरिवेशन आ जाएगा पूरा पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें आंसर मिल गया, तुम्हें समझ में भी आ गया क्योंकि तुमने कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें हेमिस्फीयर का किया, तुम्हें नहीं आया, तुमने आंसर देखा, तुमने फिर से आंसर लिख लिया। अब मैंने अगर तुम्हें एक नई चीज का डेरिवेशन कराया, मोस्ट प्रोबेबली तुम पे वो होगा नहीं। सही तरीका क्या है फिर? सही तरीका क्या है फिर? जो सिस्टी ने वायलेट कर दिया, लेकिन सिस्टी के भैया ने कहा कि अरे मैं बता तो रहा हूँ, तू इतना दिमाग क्यों मार रही है। तो देखो जरा, आपके पास अगर एक क्वेश्चन आया, आप उसको ट्राई करें, ठीक है, फिर आप चेक करें आपके पास टाइम कितना है। क्या कोई ऐसा टाइम लिमिट है कि मतलब अगर क्या कहते हैं हमने अगर नहीं दिया तो हमारा कोई लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अगर असाइनमेंट मिला है तुम्हें स्कूल में, तुमने अगर नहीं दिया तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो नेट से यूज़ करना आसान है, मतलब ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारा कल पेपर है और तुम न्यूमेरिकल्स में दिमाग मार रहे हो ट्राई कर करके, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई कि भाई आंसर सीधे देख लो, अगले दिन आंसर मतलब मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जो तुम्हारा सीखने का टाइम है, 11th शुरू हुई है अभी, ठीक से अभी शुरू भी नहीं हुई है अभी, तो आप क्वेश्चन देखें। मैं तुम्हें सही आंसर पे तो वो कहता नहीं हूँ कि तुम्हारा गलत आंसर है तो मैं डांट रहा हूँ। मैं तुम्हारे ट्राई के वो देखता हूँ, तुमने ट्राई किया है कुछ ना कुछ, ट्राई करो। ठीक है, आंसर मत देखो। ठीक है, एक बार ट्राई, कोई और अप्रोच लगाओ, कहाँ गलती हो रही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा ट्राई करो बार बार जब तक आंसर ना मिल जाए तुम्हें। ज़्यादा देर हो गई तो थोड़ा गैप दे दो क्या कहते हैं क्वेश्चन को, 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई करो। ऐसा तुम कम से कम 4-5 दिन तक करो। इसका फायदा क्या है, तुम कहोगे तो बहुत टाइम लगे एक क्वेश्चन करने में 4 दिन, भले ही तुम्हें एक क्वेश्चन करने में 4 दिन लगे हो, लेकिन जब तुम ये ट्रिक कम से कम 2 या 3 महीने अपनाओगे कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया, तुम दुनिया भर की चीजें लगा रहे हो, कैलकुलस तुमने लगा दी, अब भी आंसर नहीं आ रहा, पतले पतले स्लाइसेस कर दिए, छोटा पार्ट तोड़ दिया क्वेश्चन को, तुमने ज्योमेट्रिकली करने की कोशिश, इमेजिन करने की कोशिश करी। जब तुम उसको ज़्यादा बार करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर की जो लिंकेजेस हैं कैलकुलस के बीच की, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी पावर, ये सब वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो तुम हाइब्रिड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओगे। तो एक ही क्वेश्चन में 10 कंसेप्ट लगा सकते हो एक बार में। तो तुम्हें क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें लगना क्या, करना कैसे है। और यही रीज़न है, यही एक रीज़न है कि जो लोग कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स काम कब आती है भाई, हमारे सिर्फ सिंपल प्लस माइनस ये सब काम आता है। मैथमेटिक्स काम आती है, उसके फॉर्मूलेस काम नहीं आते। मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए आपने जो दिमाग मारा इतना सारा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, तो कैसे होगा, कुछ और ट्राई करते हैं। मैथमेटिक्स एक ब्रेन की एक्सरसाइज है जिससे आपका ब्रेन इन जनरल तेज हो जाएगा। तो बात का मैं सार बताता हूँ, बहुत लंबी खिंच गई। आप लर्निंग स्टेज सार पर क्या हैं। होता है? सार मतलब कंक्लूजन, समरी, प्रिसाइज में बताना। तो सार ये है कि आप अभी लर्निंग स्टेज पर हैं, सर के ऊपर कोई डेडलाइन नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको कि करना ही करना है, और मैं आपको गलत आंसर के लिए टोक नहीं रहा, ट्राई के लिए टोक रहा हूँ कि ट्राई नहीं किया तो मैं टोक रहा हूँ। अगर आप मुझे गलत भी आंसर की फोटो भेज देंगे, जैसे अभी जैन ने भेजा, जैन ने आज भी जो भेजा वो भी गलत था, कल भेजा वो भी गलत था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ट्राई किया है, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब ये नहीं है एक बार ट्राई किया, मैंने कुछ कह दिया, अच्छा किया, तो तुम अगली बार ट्राई ना करो उसको सही करने का। करते जाओ और सिर्फ कुछ महीनों में तुम ये देखोगे कि तुम्हारी उस चैप्टर पर कमांड, सॉरी उस सब्जेक्ट पर कमांड हो गई होगी, क्योंकि तुमने दिमाग बहुत मारा है। और तुम अगर इसको ज़्यादा टाइम करोगे तो तुम्हारा इन जनरल हर सब्जेक्ट में दिमाग तेजी चलेगा। इसको कहते हैं IQ बढ़ना। तो आप प्रॉब्लम्स के साथ, जैसा आइंस्टीन ने कहा, प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा देर रहें, उन पर ज़्यादा दिमाग मारें। ये नहीं कि प्रॉब्लम आई, इंटरनेट पर सर्च, आंसर मिल गया। जो फैक्ट बेस्ड है, सुनो जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अब तुम इसमें दिमाग भी मारोगे तो भी तुम्हें कुछ याद नहीं आने वाला। जो नहीं है याद तो वो नहीं याद, तो सर्च कर लो उसको, जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें। लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आप दिमाग मारें। कि इस वजह, और यही रीज़न है, ये लास्ट लाइन है, यही रीज़न है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत मेन होते हैं दिमाग को तेज करने के लिए, लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो सृष्टि और वो जैन वगैरह सब जो भी सुन रहे हैं, क्वेश्चंस करें, आंसर ना पूछें किसी से। आंसर बताने के लिए मैं हूं तुम्हें, घर पे ना पूछें, नेट पे ना देखें, बुक में ना देखें। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं।
कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये कैरेक्टर कौन है? अरे तुम्हें बस यही पढ़ी है, नेट पे सर्च कर लो।